हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डार्क रिएक्शंस। तो लाइट रिएक्शंस एंड ऑल द रिलेटेड टॉपिक्स हम प्रीवियस वीडियोस में पार्ट 2, 3, 4 एंड 5 जो 2, 3, 4, 5 जो सारे पार्ट्स हैं इट वाज डेडिकेटेड टोटली टू लाइट रिएक्शंस। And now from part 6 and onwards, where our focus will totally be on the dark reactions. So let me tell you, dark reactions can be of two types, C3 and C4. So C3, C4, they are depend on the plant and on the final product which will form. So today in this video we will gonna cover C3 pathway. Mainly we will discuss about C3 pathway and we will see in broader terms what are things that are included in dark reactions. Am I clear to you? Chale aake? Okay. Now what is dark reaction? Dark reaction is also known as biosynthetic phase. It is also known as biosynthetic phase. प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन जो कि क्या थे ATP, NADPH एंड O2। तो जो प्रोडक्ट्स थे लाइट रिएक्शन के ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन दे आर यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन। Dark reaction is the use of ATP and NADPH to drive the process for the synthesis of food. तो आपको एक बार फिर से मैं फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन को लिख के समराइज कर दूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, तो मेरे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है इसलिए मैं इतना धीरे धीरे बोल रही हूँ। ओके, चलिए बढ़िया, आ गई आपको भी समझ। ये थी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो मैंने बैलेंस करके नहीं लिखी है। आपने देखा था CO2 और H2O कंबाइन होते हैं और यहाँ पे बन जाता है ग्लूकोज और बस एनर्जी और ये सब रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन बेसिकली रिलीज हो जाती है। अब ये प्रोसेस इतनी सिंपल नहीं थी। आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पे सनलाइट लग रही थी, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करा लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन हमने बनाई ATP, NADPH। अब वो जो ATP, NADPH बने हैं, that ATP and NADPH will be finally used here to produce glucose. So ATP, NADPH synthesized in the light reaction will be used in the dark reaction to produce this glucose, food, sugar. तो शुगर्स के सिंथेसिस में जो मेन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का, वो बनाने के लिए हमें ATP और NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर हो गया? फंडा क्या है ये समझ में आ गया कि नहीं? तो जो प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन। दिस फेज डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। यही बात आपको शुरू से समझाती आ रही हूँ मैं कि डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करता डार्क रिएक्शन, क्योंकि उसको लाइट से कुछ काम ही नहीं है ना। उसको ऐसा है कि देखो, उसको लाइट नहीं चाहिए, उसको चाहिए ATP, NADPH। तुम ATP बना के दे दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अगर उसे ATP नहीं दे रहे हो तो फिर दिक्कत है ना। लाइट का यूटिलाइजेशन लाइट रिएक्शन करेगा। उसने ATP बना के दे दी, डार्क रिएक्शन उसको यूज़ कर लेगा। खाना बना के दे तो वो मतलब ऐसा होता है ना कि तुम हो, तुमको इस बात से मतलब नहीं है कि आज घर में सब्जी कौन सी है, सब्जी कौन सी नहीं है, वो सारी हेडेक मम्मी की है। तुम्हारी सिर्फ क्या है कि भाई मुझे खाना बना के दे दो, मैं खा लूँगा। मेरे को सब्जी वब्जी का मत बोलो कि सब्जी है कि नहीं है, वो मम्मी आप देखो। तो बस वही चक्कर यहाँ पे है। इट कैन बी वेरीफाइड एज फॉलोज। इमीडिएटली आफ्टर द लाइट बिकम्स अनअवेलेबल। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, हमने उसमें ये देखा कि क्या सच में डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करता है, कितना डिपेंड करता है, देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट ये करा, हमने लाइट सोर्स हटा दिया। हमने प्लांट को अंधेरे में ले जाके रख दिया, लाइट सोर्स हटा दिया। अब जैसे ही लाइट का सोर्स हटाया तो लाइट रिएक्शन तो तुरंत स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, तुरंत रुक गई। लेकिन फिर हमने ऑब्जर्व करा क्या डार्क रिएक्शन भी बंद हो गई। तो टू सरप्राइज यू, डार्क रिएक्शन इमीडिएटली बंद नहीं हुई, बिकॉज लाइट रिएक्शन जब कंटिन्यूसली चलती जा रही थी तो उसने ऑलरेडी प्रोडक्ट में स्टॉक करके रखे होंगे ATP, NADPH। तो अब लाइट के ना मिलने पर भी जो स्टोर्ड ATP, NADPH हैं उससे डार्क रिएक्शन चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक ये जितना स्टोर्ड था वो सारा खत्म नहीं हो जाता। एक बार ये सारा स्टोर्ड वाला खत्म हुआ तो तब जाके डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी। तो लाइट का सोर्स हटाने पर लाइट रिएक्शंस इमीडिएटली रुक जाती हैं और डार्क रिएक्शन स्टॉप होती हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद स्टॉप होती हैं जब तक कि वो सारा ATP, NADPH यूटिलाइज ना कर लें। इट कैन बी वेरीफाइड एज फॉलोज। इमीडिएटली आफ्टर लाइट्स बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए होगी, एंड देन स्टॉप। इफ लाइट इज अवेलेबल तो सिंथेसिस स्टार्ट अगेन। और अब अगर आपने फिर से लाइट प्रोवाइड कर दी तो फिर से लाइट रिएक्शन हो जाएगा, फिर से डार्क रिएक्शन हो जाएगा।
समझ में आ गई कहानी? ओके, वेरी गुड। Now CO2 combines with H2O to form CH2O, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये, बचपन से मतलब ये चैप्टर के बचपन से, जब से पार्ट 1 स्टार्ट किया है इस चैप्टर का तो यही पढ़ रहे हो कि अगर CO2 और H2O कंबाइन करती है तो भाई बनती हैं शुगर्स। क्या बनते हैं? शुगर्स बनते हैं। CO2 एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरीके से H2O के साथ में कंबाइन होके ये बना रही है, CO2 किस तरीके से, what is the procedure it is following, on the basis of that procedure it is of 2 type। अब 2 टाइप में क्या है देख लेते हैं। पहला होता है C3 पाथवे, नंबर 1 वी हैव C3 पाथवे, तो C3 पाथवे को अब C3 क्यों बोल रहे हैं, एंड सेकेंड वी हैव C4 पाथवे। तो C3 पाथवे क्या होता है? इन दिस फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, तो यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होना है, मतलब H2O के साथ में उसको रिएक्ट करके बेसिकली शुगर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर जब पहला प्रोडक्ट जो CO2 के फिक्सेशन के बाद बनता है वो बनता है C3 ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA। तो C3 साइकिल को C3 बोलने का रीज़न ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन स्टार्ट होता है टू प्रोड्यूस शुगर, CO2 का फिक्सेशन क्यों हो रहा है? टू प्रोड्यूस शुगर, और इन्हीं प्रोसेस में ATP यूटिलाइज होगा। अब डार्क रिएक्शन पे आ चुके हैं हम, तो डार्क रिएक्शन में मेनली क्या होता है? CO2 रिड्यूस होके बनाएगी हमारा कार्बोहाइड्रेट या शुगर। अब ये प्रोसेस में जब शुरू होगी प्रोसेस तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, तो सबसे पहले प्रोडक्ट अगर 3 कार्बन वाला बनता है, 3 कार्बन वाला एक एसिड बनता है जिसे हम बोलते हैं PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो साइकिल विल बी C3 साइकिल और पाथवे। मेल्विन कैल्विन डिस्कवर्ड दिस यूजिंग कार्बन 14 इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। तो C3 जो पाथवे है उसको हम लोग कैल्विन पाथवे भी बोलते हैं। C3 इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन पाथवे बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेमिंग मेल्विन कैल्विन। तो मेल्विन कैल्विन ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, ढूंढा था C4 कार्बन C14 में एक्सपेरिमेंट्स करके, और इसीलिए इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए देयर आर 2 मेथड्स, 2 पाथवे। नंबर 1 C3 पाथवे, तो C3 पाथवे को C3 क्यों बोलते हैं? बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म इज अ 3 कार्बन एसिड विच इज नोन एज PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड नाउ डिस्कस C4 पाथवे, तो C4 को C4 पाथवे क्यों बोलते हैं? इन दिस फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगर हम C4 पाथवे की बात करते हैं तो C4 पाथवे में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दैट इज व्हाई दिस पाथवे इज नोन एज C4। तो यहाँ पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है इट इज ऑफ 3 कार्बन PGA, यहाँ पे जो ऑक्सैलो एसिटिक बन रहा है दिस इज ऑफ 4 कार्बन, एंड हेंस वी हैव 2 टाइप ऑफ पाथवे, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। Am I clear to you? And now we will gonna study C3 or the Calvin cycle in detail. Now it occur in all photosynthetic plants C3 और C4। अब जो प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो C3 C4 पाथवे के बेसिस पे भी ऐसे हो गया कि कुछ प्लांट्स C3 होते हैं, कुछ प्लांट्स C4 होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है C3 तो सभी होते हैं मैम, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि C3 पाथवे अकेला प्रोसेस कर सकता है, अकेला रेगुलेट हो सकता है, ओनली C3, बट C4 pathway can never be regulated alone. It will always require C3. तो बस वही चक्कर है, C3 या तो अकेला जाएगा, C3 मतलब अकेला जाता है, और अगर C4 जाएगा भी तो वो हमेशा C3 के साथ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो जो 2 टाइप के पाथवे होते हैं, पहला हम पढ़ेंगे C3 पाथवे, इट इज़ इंडिपेंडेंट C3 पाथवे जिसमें वो अकेला ही पूरा फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है, एंड दूसरा इज द C4 पाथवे, लेकिन C4 पाथवे इज नेवर रन और गवर्न्स अलोन, इट जस्ट ऑलवेज रेगुलेट्स विद C3 पाथवे। तो देखो अब पढ़ो से क्या लिखा है, इट अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स C3 और C4। तो कैल्विन साइकिल तो सब में होगी, चाहे C3 प्लांट्स हो चाहे C4 प्लांट्स हो। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर इंक्लूडेड इन C3 पाथवे? नंबर 1 देयर इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड देयर इज रिडक्शन, एंड थर्ड देयर इज रीजनरेशन। तो
तो केल्विन साइकिल इंक्लूड्स 3 स्टेप्स. नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 रिडक्शन एंड नंबर 3 रीजनरेशन. तो 3 स्टेप्स क्या क्या है, फिर से रिवाइज करते हैं. कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन एंड लास्टली रीजनरेशन. कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. क्लियर, पक्का? चलो अब एक एक करके इन स्टेप्स को डिटेल में देख लेंगे कि इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है. बिल्कुल बोर नहीं होना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है. चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp. नाउ व्हाट इज दिस RuBp? RuBp is ribulose bisphosphate, a 5 carbon ketose sugar. तो RuBp क्या होता है? RuBp जो है वो 5 कार्बन वाला एक पेंटोज शुगर होता. पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन है और वो एक कीटोज शुगर, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन उसमें प्रेजेंट होता है. तो RuBp प्रेजेंट होता है. ठीक है, क्लियर हो गया. अब साइकिल समझते हैं. कार्बोक्सिलेशन स्टेप में ये होगा, इस 5 कार्बन वाले शुगर में RuBp में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आके ऐड होगा. तो फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप का एडिशन होगा. किस में होगा, किस पर आके CO2 ऐड हो रहा है, ऑन RuBp पे आके ऐड हो रहा है. और RuBp और CO2 ऐड होके यहाँ पर एक 3 कार्बन वाला एसिड बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA. तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है भैया, देख लो जल्दी से. RuBp होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन कीटोन शुगर. प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, CO2 को एक्सेप्ट करेगा. मोस्ट क्रूशियल स्टेप होती है CO2 फिक्सेशन में. हाँ, तो ये क्या होती है भैया, ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है केल्विन साइकिल की. CO2 इज फिक्स्ड बाय RuBp 2,3 PGA in presence of the enzyme RuBp carboxylase. अब देखो बहुत टाइम तक क्या हुआ, कहानी सुनते हैं. चलो ये तो कहानी हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही मैम, कुछ और सुनाओ. देखो कहानी ये थी कि साइंटिस्ट को पता चला कि जो C3 साइकिल होती है या C3 पाथवे होता है, उसमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो PGA बनता है. ठीक है, और PGA में कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं. ओके, ये भी समझ में आ गया. अब कई सालों तक क्या हुआ, कई सालों तक एक सब्सटेंस या एक ऐसा एक्सेप्टर ढूंढते रहे जिसमें 2 कार्बन हो. तो लॉजिक ये था, एक ऐसा एक्सेप्टर होगा, उसमें आके यहाँ पे CO2 ऐड होगी, तो CO2 का 1 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन बन जाएंगे, इसलिए PGA बनता है. तो मतलब many years were spent on searching this 2 कार्बन वाला एक एक्सेप्टर, सर्चिंग दिस 2 कार्बन वाला एक्सेप्टर. बट मुश्किल ये पड़ी कि 2 कार्बन वाला कोई एक्सेप्टर मिल ही नहीं रहा था. तो फिर अब क्या किया जाए, जब बहुत साल वेस्ट कर दिया और 2 कार्बन वाला कोई भी नहीं मिला, तो एट लास्ट ख्याल आया कि ऐसा भी तो हो सकता है ना. कैसा हो सकता है, चलो देखते हैं कैसा होता है. ये तो कंफर्म था कि फाइनल प्रोडक्ट PGA बनता है जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, ये तो कंफर्म बात थी. लेकिन हमको कोई ऐसा एक्सेप्टर नहीं मिल रहा था जिसमें 2 कार्बन हो. तो हमने सोचा कोई एक ऐसा एक्सेप्टर ढूंढते हैं जिसमें 2 कार्बन नहीं हो, जिसमें 5 कार्बन हो, 5 कार्बन. और इसमें हम एक CO2 को और जोड़ेंगे, फिक्सेशन कराएंगे, तो इसका एक और कार्बन. तो टोटल यहाँ पे 6 कार्बन आ जाने चाहिए PGA के. तो यहाँ से ये आइडिया लगा कि RuBp ही वो एक्सेप्टर होता है 5 कार्बन वाला, उसमें एक CO2 आके ऐड होता है और यहाँ पे 3 कार्बन का ही कंपाउंड बनता है. बट 2 molecules of this compound are produced. तो PGA एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता, PGA प्रोड्यूस होता है 2 मॉलिक्यूल. तो आप देख लो, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल के 6 कार्बन हो गए और यहाँ पर भी 6 कार्बन हो गए. तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है किसका, CO2 का, वो यहाँ पर RuBp होता है. इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन पेंटोस बोलेंगे इसलिए, और कीटोस शुगर होता है.
और उसमें CO2 आके ऐड होता है. द प्रोसेस इज नोन एज फिक्सेशन, सॉरी कार्बोक्सिलेशन, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज PGA, phosphoglyceric acid. And how many molecules of PGA are formed? So remember, 2 molecules of PGA are formed because there are 6 carbon in टोटल 6 कार्बन है और 3 कार्बन का कंपाउंड बनना है. तो ऑब्वियस ही बात है कि PGA कितना बनेगा, PGA बनेगा 2 मॉलिक्यूल. कितना बनेगा PGA? PGA के 2 मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे. पक्का आ गया समझ? तो डन विथ कार्बोक्सिलेशन. नाउ मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप. बिफोर कुछ और डिस्कस कर लेते हैं. सिंस दिस एंजाइम आल्सो हैज एन ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी. अब यहाँ पे जो ये RUBP है, RUBP जो एंजाइम वहाँ पे काम करता है, उसमें ये कैपेसिटी होती है कि भाई वो रिडक्शन तो करवा ही रहा है CO2 का एक्सेप्ट करा के, लेकिन वो ऑक्सीडेशन भी करा सकता है. तो बेसिकली RUBP से जब यहाँ PGA बन रहा है तो यहाँ पे कोई तो एंजाइम चाहिए था. तो वो जो एंजाइम था वो था बेसिकली नहीं, रेड से नहीं लिखेंगे, वो एंजाइम था ये था वो ये वाला एंजाइम था बेसिकली. तो क्योंकि सिर्फ वो कार्बोक्सिलेशन करा रहा था तो इसलिए उसका नाम सिर्फ C था. लेकिन बाद में पता चला ये जो कार्बोक्सिलेशन करवाने वाला एंजाइम है, जो ये कार्बोक्सिलेशन करा रहा है, इसके पास में ये कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है. क्या करा सकता है? ऑक्सीजनेशन. Since this enzyme has an oxygenation activity also, it is called RUBP. RUBP तो समझ में आ गया, RUBP कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, और शॉर्टकट में हम उसे बोल देते हैं रुबिस्को. तो ये जो एंजाइम था जो RUBP, इस पूरे को हटा दो, RUBP से PGA फॉर्मेशन करा रहा है, वो एंजाइम का नाम होता है RUBP कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन तो करवा ही रहा है आपने देखा. लेकिन this enzyme has abilities to perform oxygenation as well. Sorry, उस एंजाइम के पास में एबिलिटीज होती हैं कि वो ऑक्सीजनेशन भी करवा सकता है. That is why it is known as Rubisco. तो शॉर्टकट में क्या हो जाता है? Rubisco is short form for RUBP carboxylase oxygenase enzyme. Rubisco is the enzyme जो RUBP का कन्वर्जन कराता है, किसमें? राइबोलोज बिसफॉस्फेट का कन्वर्जन कराता है into PGA. Rubisco is the most abundant enzyme in this world. पढ़ा है हमने कहीं ना कहीं तो ये पढ़ा है. कहाँ पढ़ा है बताओ? हमने ये पढ़ा हुआ है इन द चैप्टर, किसमें? एपिथेलियल सेल्स वाला जो चैप्टर था, हमने उस चैप्टर में कवर किया है कि जो रुबिस्को होता है वो मोस्ट, नहीं सॉरी, एंजाइम्स, बायोमॉलिक्यूल्स में हमने कवर किया है कि रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन दिस अर्थ. सबसे ज़्यादा पूरे बायोस्फीयर में मैक्सिमम प्रेजेंट रहने वाला एंजाइम जो होता है वो रुबिस्को होता है. ठीक है, क्लियर हो गया कहानी? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रिडक्शन. तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, PGA बन गया. अब क्या होगा? नाउ इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू ग्लूकोज फॉर्मेशन. तो रिडक्शन वो स्टेप्स होती हैं जो अल्टीमेटली ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराएंगी. हेयर 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर फॉस्फोरिलेशन एंड 2 NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल आर यूज्ड. नाउ इन दिस रिडक्शन आप ये ध्यान रखो, अगर मुझे एक PGA को, मतलब यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बने हैं, अगर मुझे एक PGA मॉलिक्यूल को तोड़ना है, ठीक है, समझ में आती है बात? अगर मुझे एक PGA मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करना है, मुझे उसका फॉस्फोरिलेशन कराना है, किस में टूटेगा? ये ट्रायोज फॉस्फेट में टूटेगा. फॉस्फोरिलेशन होगा, ट्रायोज फॉस्फेट में टूटेगा. तो एक PGA का फॉस्फोरिलेशन कराने के लिए मुझे यहाँ पे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मुझे यहाँ पे एक ATP देना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे एक NADPH देना पड़ेगा. अब समझ में आ रहा है? लाइट रिएक्शन में अगर ये प्रोड्यूस नहीं हुए होते ATP और NADPH, तो क्या आप कभी भी ये रिएक्शन करवा पाते? नेवर. आप ये रिएक्शन कभी भी नहीं करवा पाते. और यहाँ से क्या होगा? साथ ही साथ में ट्रायोज फॉस्फेट बनने के बाद यहाँ से कार्बन एक बार में एलिमिनेट हो जाएगा. तो सेकेंड स्टेप रिडक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन में ये होगा, जो PGA होता है, PGA होता है हमारा, तो PGA को एक ATP और एक NADPH लगेगा एक PGA को, और वो बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट. और ट्रायोज फॉस्फेट क्या करेगा? एक कार्बन रिलीज करेगा. क्लियर हुआ? समझ में आई कहानी? तो वो कार्बन रिलीज कर देगा.
अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 2 PGA होंगे तो ATP कितने लगेंगे, 2 ATP एंड यहाँ पे 2 NADPH लगेंगे, प्रोडक्ट विल बी सेम। तो 2 PGA होंगे तो 2 ATP एंड 2 NADPH वहाँ रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर, कहानी समझ में आ गई। तो रिडक्शन में क्या होता है, मेन ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, इस स्टेप में एनर्जी का कंजम्पशन होता है, ATP एंड NADPH वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। ओके तो चलो फिर आगे चलते हैं। फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल एंड 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर नीडेड टू रिमूव 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द पाथवे। अब एक बार में एक स्टेप में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन निकल रहा है, एक कार्बन निकल रहा है एक साइकिल में। तो टोटल अगर आपको ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, कितने कार्बन है, 6। तो आपको टोटल C3 साइकिल रन करवानी पड़ेगी फॉर 6 टाइम्स। कितना टाइम्स, फॉर 6 टाइम्स। तो यहाँ पे यही बात मेंशन की गई है कि फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 मॉलिक्यूल एंड 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करना पड़ेगा एंड 6 आर रिक्वायर्ड नीडेड टू रिमूव 1 ग्लूकोज बिकॉज ग्लूकोज हैज C6H12, 6 कार्बन हेयर मॉलिक्यूल फ्रॉम द पाथवे। समझ आई कहानी। तो अभी तक इस पूरी साइकिल में दो ATP और 2 NADPH यूज हो चुके हैं और हमें ये समझ में आ चुका है कि एक साइकिल में एक ही CO2 का फिक्सेशन होता है। अगर हमको ग्लूकोज प्रोड्यूस कराना है जिसमें 6 कार्बन है तो हमें इस साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा, साथ ही साथ में इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हमें करना पड़ेगा। समझ आया। तो आपको क्लियर हो गया कार्बोक्सिलेशन, आपको क्लियर हो गया रिडक्शन। नाउ मूव टू थर्ड स्टेप, दैट इज रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन इज इट इज अ क्रूशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल। अगर साइकिल को कंटिन्यू चलना है तो ये RUBP हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगर साइकिल को कंटिन्यूसली चलते रहना है तो RUBP की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। बट ये तो PGA में कन्वर्ट हुआ, PGA से ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। नाउ क्या होगा, triose phosphate will again convert into RUBP. This process is known as regeneration. Triose phosphate वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, into RUBP. बट रीजनरेशन हो रहा है तो ऑल्सो दिस प्रोसेस विल रिक्वायर एनर्जी। तो यहाँ पे भी एक एनर्जी खर्च होगी। 1 ATP मॉलिक्यूल एट द एक्सपेंडिचर ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू RUBP। कितनी एनर्जी खर्च होगी, 1 ATP मॉलिक्यूल। तो इट रिक्वायर्स 1 ATP, कितना ATP, 1 ATP फॉर फॉस्फोरिलेशन टू फॉर्म RUBP। ठीक है, तो एक ATP लगेगा फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन होने के लिए और क्या बनाने के लिए, RUBP बनाने के लिए। हैंस फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो आपको पूरी कैल्विन साइकिल के बाद क्या समझ में आना चाहिए, आपको पूरी कैल्विन साइकिल के बाद 3 बातें क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, इट अकर्स इन 3 स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। सेकेंड स्टेप, सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हेयर इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन 2 ATP and 2 NADPH are used, and third आपको जो याद रखना है, in the process of regeneration 1 ATP is used। तो अगर मैं आपसे बोलूँ पूरी कैल्विन साइकिल एक बार में कंप्लीट कैल्विन साइकिल हो गई है तो आप मुझे बताओ टोटल कितना एनर्जी खर्च हुआ है। तो आप मुझे अगर करेक्ट आंसर कर रहे हैं तो देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ 3 ATP, 2 at this step and 1 at this step, 2 at reduction and 1 at regeneration and 2 NADPH both at the process of reduction। तो कितना खर्चा हो रहा है एनर्जी का आफ्टर द एंड ऑफ द 1 केल्विन साइकिल, 3 ATP and 1 NADPH, 3 ATP and 1 NADPH। क्लियर हुई कहानी कि नहीं हुई। इट इज प्रोबेबली टू मीट दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ ATP and NADPH यूज इन द डार्क रिएक्शन दैट द साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। तो यही जो डिफरेंस आ रहा है ना नंबर में कि ATP हमें ज़्यादा चाहिए और NADPH हमें कम चाहिए, देख रहे हो ना, ATP 3 चाहिए और NADPH हमें 2 चाहिए। और अगर फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आप अगर देखोगे एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक हुआ तो साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP प्रोड्यूस होता है, नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस होता है। तो एक साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बाद 2 ATP और 1 NADPH प्रोड्यूस हो रहा है। तो ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसीलिए साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर जस्टिफाई होता है। टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 टर्न ऑफ द साइकिल आर नीडेड। ये बात अभी हमने डिस्कस करी थी, अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो 6 टर्न लगेंगे हमको साइकिल के। अब क्या होगा भाई, What does go and comes out of the Calvin cycle? हमने अंदर क्या भेजा, हमने 6 अगर कार्बन डाइऑक्साइड भेजे तो हमें 1 ग्लूकोज मिलेगा। अब खर्चा हम खुद निकालते हैं। हमें बताइए कि एक बार जब कैल्विन साइकिल चलती है 1 कैल्विन साइकिल
1 केल्विन साइकिल में क्या होता है, 1 केल्विन साइकिल में 3 ATP एंड 2 NADPH प्रोड्यूस होते हैं, 3 ATP एंड 2 NADPH प्रोड्यूस होते हैं। और फॉर ग्लूकोज हमें कितने राउंड्स करवाने पड़ेंगे, 6 केल्विन साइकिल्स के राउंड हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो बताओ जल्दी क्या होगा, ATP रिक्वायरमेंट 6 × 3, ATP कैसे निकालोगे आप, ATP को कैलकुलेट करोगे 6 × 3 दैट इज 18 ATP। और अगर NADPH की बात करो, NADPH तो एक के लिए 2 चाहिए, तो 6 × 2 दैट इज 12 NADPH। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज बनाना है मतलब कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का हमें फिक्सेशन कराना है तो हमें टोटल क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल मतलब एक ग्लूकोज बनाने का हमें टोटल 6 टाइम केल्विन साइकिल को चलाना पड़ेगा। और 6 बार चलाने में खर्चा कितना आएगा, खर्चा आएगा टोटल 18 ATP एंड 12 NADPH। और ये याद कैसे रहेगा, अगर आपको एक सिंगल साइकिल ऑफ केल्विन साइकिल की चीज़ें लर्न है तो इट इज़ वेरी इजी। 3 स्टेप में साइकिल होती है। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है PGA, दैट इज वाई इट इज नोन एज C3 साइकिल। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट C4 साइकिल। तो अगर कोई भी डाउट है C3 में तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।